हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लानिंग बीपीएससी। जैसा कि दोस्तों हमने बात किया था कि हम मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ चालू करने वाले हैं और वो भी विथ बुक रीडिंग के साथ। दोस्तों ये जो बुक है ये दृष्टि की क्विक बुक है हिस्ट्री की, और मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो इसमें चैप्टर नंबर 13 से शुरू होता है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो कि दिया गया है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आइए तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम इसकी भूमिका पर। जैसा कि लिखा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की तुलना में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में है ना दोस्तों। जैसे कि आप पढ़े थे कि भारतीय इतिहास में जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें हमें जो भी चीज़ें मिली, जो भी तथ्य मिली वो सिंबॉलिक मिला, लिखा हुआ कुछ नहीं मिला, और जो मिला भी वो समझ नहीं आया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ लिपियां आज तक हमें पढ़ ही नहीं पाए, उसे लिखा क्या है उसमें। ये भी तो हो सकता है कि जो तथ्यकार उस समय जो पढ़ने वाले हो वो नहीं पढ़ रहे हो जानबूझकर, क्योंकि हमारी सभ्यता जो है वो ये मानी जाती है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन इसके समकालीन सभ्यता भी तो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ये भी तो हो सकता है कि हमारी सभ्यता को पीछे छुपाने की बात की जा रही हो। खैर जो भी है वो एक संभावना है, लेकिन जहाँ तक हमने जो आज तक पढ़ा है वो ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री को, सिंधु घाटी सभ्यता लिपीज को आज तक पढ़ी ही नहीं गई, सिंबॉलिक फॉर्म में उसे बस रख दिया गया है। लेकिन अगर हम मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसे क्या किया गया है, पढ़ा गया है, और साथ ही साथ उसके बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी भी मिली है। आगे कहता है कि इसका मुख्य कारण प्राचीन काल में ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव या फिर उनकी उपलब्धता की कमी है। अब यहाँ पे दो वर्ड क्या ध्यान दीजिएगा। प्राचीन काल के ऐतिहासिक ग्रंथों की बात में सबसे पहला वर्ड बोला अभाव। तो ये अभाव कहाँ से आया? इसका मतलब ग्रंथ तो लिखे गए लेकिन उसे सहेज कर रखने की तकनीक हमारे पास नहीं थी, इसीलिए हो सकता है सड़गल गए हों। या तो ये भी हो सकता है कि जो दूसरे लोग हों वो उन्हें नष्ट कर दिया हो, है ना। और दूसरा कहता है कि उपलब्धता की कमी। तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ अगर नष्ट होगा, किसी भी चीज़ को हम रखने में असमर्थ होंगे तो उसकी तो कमी आएगी ही। तो ये दो बातों को उन्होंने, दो वर्ड्स को बड़े अच्छे से डिफाइन किया है यहाँ पे, एक अभाव और एक हो गया कमी। ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, आप जब मेंस के लिए जाइएगा तो ये दो टर्म के आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कहता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की कमी नहीं है। इतिहास लेखन में मुस्लिम सुल्तान और उलीमा रुचि रखते थे। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मध्यकालीन इतिहास के लिए स्रोत जो है वो बहुत सारे हैं, है ना। किसके कंपैरिजन में? एंशिएंट के कंपैरिजन में। और जो इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग थे वो कौन थे? मुस्लिम सुल्तान और उलेमा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग थे। मुस्लिम इतिहासकारों ने सुल्तान और उनकी भारतीय विजयों का विस्तृत विवरण दिया है। भारतीय विजयों का विस्तृत विवरण दिया है। साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, शिक्षित सुल्तानों की आत्मकथा, विजय अभियान के बाद स्थापित विजय स्मारक, विजय आदि ऐतिहासिक स्रोतों में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास पहला लाइन मेंशन किया गया कि स्रोतों की कमी नहीं है, तो आखिर ये स्रोत है कौन कौन से? अगर हम इस स्रोत की बात करें, अगर हम स्रोतों की बात करें तो हमारे पास स्रोत कौन कौन से हैं? वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, शिक्षित सुल्तानों की आत्मकथा, विजय अभियानों के बाद स्थापित विजय स्मारक, विजय स्तंभ एवं ऐतिहासिक स्रोत में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि इसमें पहले मेंशन किया जा चुका है कि ऐतिहासिक स्रोतों की कमी नहीं है,
तो आखिर ये जो स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं वो किस रूप में उपलब्ध हैं? यहाँ उपलब्ध है यात्रा वृतांत के रूप में, शिक्षित सुल्तानों की आत्मकथा के रूप में, जैसे कि देख लीजिए हमारे पास है बाबरनामा, जहांगीरनामा, है ना। और फिर क्या कह सकते हैं हम, फिर आप और बात कर सकते हैं तो तारीखुल हिंद, उसके बाद बात कर सकते हैं चंचनामा, और किसकी बात कर सकते हैं, और बात कर सकते हैं तारीख फिरोज शाही। ये सारी चीज़ें हैं। विजय अभियानों की बात की गई है, साथ ही साथ इन्होंने स्मारक भी बनवाया था जिससे हमें आज जानकारी मिलती है। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ की अगर बात की जाए तो हम विजय स्तंभ को अगर देखते हैं तो गुप्तकालीन टाइम से स्तंभ और शिलालेख की बात की जा रही है। तो एंशियंट का थोड़ा सा पार्ट हमें वहाँ पर मिल जाता है कि वहाँ से स्रोत जो है प्रेजेंट है, और वही सेम स्रोत जो है मिडाइवल में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। नाउ आगे देखते हैं। सल्तनत काल में फारसी और अरबी पुस्तकों की रचना की गई। सल्तनत काल में फारसी और अरबी पुस्तकों की रचना की गई। हालांकि इनके लेखकों को हम वैज्ञानिक इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये केवल तत्कालिक शासकों के कार्यकलापों तक ही सीमित थे, परंतु इन रचनाओं से सल्तनत कालीन इतिहास और कालक्रम की पर्याप्त जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है, जिसके दरबार में हम रहेंगे उसी की प्रशंसा लिखेंगे ना। राजा कोई अपना बुराई तो नहीं लिखेगा कि फलना राजा ने फलना काम किया, ऐसा तो कोई बुराई लिखने वाला नहीं है। हर कोई अपना अच्छा ही लिखता है ना। तो हम इसी बात को देखते हैं कि अगर या तो उसने खुद लिखा हो और या फिर किसी से लिखवाया हो, तो वो जब भी लिखवाएगा तो वो खुद का अपना अच्छे पॉजिटिव चीज़ें ही लिखवाएगा। किस किस अभियानों में उन्होंने भाग लिया, किन किन जगहों को उन्होंने जीता, कौन कौन सी पॉलिसीज़ लागू की, ये सारी चीज़ों को वो लिखवाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि फारसी और अरबो जो है अरबी पुस्तक उनकी रचना की गई सल्तनत कालीन में। इन्हें वैज्ञानिक इतिहासकार के तौर पे तो नहीं मानते हैं, लेकिन रचनाओं में सल्तनत कालीन इतिहास और कालक्रम के लिए इनकी जानकारी जो है पर्याप्त है। साइंटिफिक नहीं है हमारे पास लेखक, लेकिन हम इन्हें वैज्ञानिक इतिहासकार तो नहीं मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है उससे जितनी जानकारी मिलती है उन्हें तो रख सकते हैं। कम से कम प्राचीन काल से कुछ बेटर तो है हमारे पास। प्राचीन काल में तो ऐसी चीज़ें जो पढ़ी ही नहीं जा सकती, जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। अभी साइंटिफिक नहीं है, मानते हैं, हो तो सकता है ना। हम ऐसा थोड़ी कि हम उन्हें नकार दें एकदम, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए रचनाओं में सल्तनत कालीन इतिहासकार जो है वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखते हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है सल्तनत कालीन प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत और साहित्यिक साक्ष्य। अच्छा, अब ये साहित्यिक जो साक्ष्य है तो ये किसकी बात करता है? साहित्यिक साक्ष्य कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? साहित्यिक साक्ष्य कहने का मतलब हो जाता है कि लिखित रूप में, एक साहित्य के रूप में, कोई कहानी के रूप में जो है वो चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है। जैसे कि फारसी तथा अरबी साहित्य। अच्छा, बार बार हम फारसी और अरबी, अभी इसके बारे में एक बार और उल्लेख किए ऊपर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा मध्यकालीन जो है वो अरबों के शासकों से, अब अरबों के आक्रमण से शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट है ना, तभी हम इस बात को बोल रहे हैं कि फारसी और अरबी साहित्य की बात कर रहे हैं। हमको ये है ना कि ये जो है मुस्लिम्स जब हमारे यहाँ आए तब से हमारे यहाँ जो है वो मिडाइवल पीरियड शुरू हो गया। यहाँ पर अरबी आए, अरबों का आक्रमण हुआ तो मिडाइवल पीरियड हमारे यहाँ शुरू हो गया। इसीलिए साहित्यिक साक्ष्य को हम लेते हैं। सबसे पहला है फारसी तथा अरबी साहित्य। फारसी तथा अरबी साहित्य की बात करें तो तुर्क अफगान शासक मूलतः सैनिक थे और स्वयं शिक्षित नहीं थे, है ना। अफगान शासक जो थे वो क्या थे? सैनिक थे, खुद तो शिक्षित नहीं थे, लेकिन हाँ उनको इस्लामी विद्याओं कल्याण और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। प्रत्येक सुल्तान के दरबार में फारसी लेखकों, विद्वानों तथा कवियों का जामबाड़ा लगा रहता था। उनकी रचनाओं से उस काल के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। इस संक्षिप्त विवरण का निम्नलिखित है। अगर यहाँ पर हम देखें तो मैंने अभी अभी बात किया कि आखिर हमारा मिडाइवल पीरियड जो है कहीं ना कहीं अरबों के आक्रमण से शुरू हो रहा है। इसीलिए जो है हम यहाँ पर जो साहित्यिक साक्ष्य ले रहे हैं वो सबसे पहले
फारसी और अरबी साहित्य को ले रहे हैं, फारसी और अरबी साहित्य को ले रहे हैं। और यहीं पर ये बात कहते हैं कि यहाँ के जो शासक थे वो क्या थे, सैनिक थे, खुद नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो इस्लामिक चीज़ें हैं, कला है, विद्या है, संस्कृति है, उस पर क्या किया इन्होंने, काफ़ी ध्यान दिया। और इसीलिए उनके दरबार में जो फारसी लेखक थे और जो भी कवि ये सब थे, वो क्या करते थे, रचना किया करते थे। और इसीलिए आज हमारे पास जो साहित्यिक स्रोत है उसमें अरबों के बारे में हम देखते हैं। नाउ सबसे पहला जो हमारा साहित्यिक स्रोत है वो है तारीख उल हिंद। अब इस पुस्तक की रचना के बारे में देखते हैं। तो इसकी पुस्तक की रचना जो है अल-बरूनी ने की है। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान दे, तो यहाँ पे राइटर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो इस पुस्तक की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, अल-बरूनी के द्वारा की गई। वह महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत आया। वह अरबी और फारसी भाषा का ज्ञातक था। यानी अल-बरूनी के बारे में हमें दो चीज़ें पता चली है ना। सबसे पहले तो उसका कालखंड कि वो आया कब, और दूसरा कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी। ठीक है, महमूद गजनी के टाइम पर आया और क्या हुआ कि वह अरबी और फारसी भाषा का क्या था, ज्ञाता था। ये दो विशेषता अल-बरूनी के बारे में पता चली। तीसरी बात ये पता चली कि उसे क्या लिखा है, तारीखुल हिंद लिखा उसने। आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक में उसने 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वो था तो मुस्लिम, लेकिन हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया। मतलब जैसा जैसा उन्होंने देखा वैसा वैसा वो क्या किए गए, चित्रित करते गए। दैट मीन्स वो लिखते गए। इस पुस्तक के अध्ययन से तत्कालिक समाज की दशा का पर्याप्त ज्ञान होता है। और यह पुस्तक जो है वो किताबुल हिंद के नाम से भी प्रसिद्ध है ना। अब हम यहाँ पर देखें तारीखुल हिंद में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, जो भी पढ़ रहे हैं हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ कर समराइज करेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। बट जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तो अभी हमारे दिमाग में सारी चीज़ें आ रही है, तो उसको रिवाइज करना भी ज़रूरी है। तो बताइए, आंख बंद कीजिए और मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पूछूं वैसे उसका जवाब देते जाइए। चलिए, तारीख उल हिंद की रचना किसने की, आंसर्स दीजिए खुद में ही। देखिए, आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके खुद में आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपको याद आएगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, अल-बरूनी ने दी, वेरी गुड। चलिए, दूसरी बात, अल-बरूनी कब आया था, आंख बंद करके जवाब दीजिए। हाँ, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से भाषा का ज्ञाता था, दो भाषा का ज्ञाता था। अपने जैसे कि याद है आपको, अरबी भाषा और क्या हो जाएगा, फारसी भाषा। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो ये बताइए कि वो खुद तो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने किसके बारे में लिखा, हिंदू के बारे में लिखा। किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया, साहित्य, विज्ञान और धर्म पर, है ना। आंखों देखी चीज़ों को लिखा। चलिए, तो ये बताइए कि अगर कोई तारीखुल हिंद पढ़ ले तो वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। हाँ, जाहिर सी बात है, तत्कालिक सामाजिक दशा की पता चलेगा बात, है ना। और आगे करते हैं कि यह जो पुस्तक है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है। देखिए, आप जो है अभी के अभी इस चीज़ को याद कर लिए। अब बताइए, क्या भूल पाइएगा, नहीं भूल पाइएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं चचनामा की तरफ। नेक्स्ट है चचनामा। क्या है ये, यह अरबी भाषा में लिखी गई है। मोहम्मद अली बिन अबूबकर कूफी ने नासरुद्दीन कुवाचा के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया। चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया, ठीक, अरबी भाषा में लिखी गई, लेकिन बाद में ये ट्रांसलेट भी हुआ। और इसका ट्रांसलेशन किसने किया, इसका ट्रांसलेशन किया मोहम्मद अली बिन अबूबकर कूफी ने नासरुद्दीन कुवाचा के टाइम पर। चलिए मेरे साथ बोलिए, थोड़ा सा नाम हार्ड है, सिर्फ देखिए मत, मैंने जो इससे जैसे बोला वैसे वैसे एक्शन करके बोलिए, मज़ा भी आएगा। भले ही ऑनलाइन है, ऑफलाइन की तरह मज़ा आएगा, करके देखिए। चलिए मैं दोहराती हूँ वापस से। चचनामा की बात करें, अरबी भाषा है ना। दूसरी बात करें
तो मोहम्मद अली बिन अबूबकर कूफी ने, है ना, किसके टाइम पर, तो नसरुद्दीन कुवाचा के टाइम पर फारसी में अनुवाद कराया। अरबी में था, फारसी में ट्रांसलेट हुआ। ठीक है, किसके टाइम पर ट्रांसलेट हुआ, तो नासिरुद्दीन कुवाजा के टाइम पर ट्रांसलेट हुआ। किसने किया ट्रांसलेट, तो मोहम्मद अली बिन अबूबकर कूफी ने किया। वेरी गुड। देखिए आप खुद याद कर रहे हैं इस बात को, खुशी होगी आपको इस बात की कि हाँ आपको टॉपिक्स याद हुए। आइए, चचनामा अरबों की सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत है ना। अरबों की सिंध की जानकारी का मूल स्रोत है, इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अरबी भाषा में भी लिखी गई और ध्यान भी किस पर है, अरबों की सिंध विजय पर। अभी आपने पढ़ा ना इससे पहले कि हम किस किस बातों पर ध्यान दे रहे थे, विजय, उसके बाद हम स्तंभ पर ध्यान दे रहे थे। ठीक है, विजय पर ध्यान दे रहे थे, स्तंभ पर ध्यान दे रहे थे और हम उनके साहित्य पर ध्यान दे रहे थे। तो यहाँ पर उनके विजय की बात आ गई। तो सिंध विजय की जानकारी हमें किससे मिलती है, चचनामा से मिलती है। वेरी गुड। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बताइए, आंख बंद करके फिर बताइएगा, हाँ देखना नहीं है, आंख बंद करके आंसर्स देने हैं। तारिख उल हिंद के बारे में किसने लिखा था, अल-बरूनी ने। वेरी गुड। ये बताइए कि किसके समय पर भारत आया था, तो महमूद गजनी के टाइम पर भारत आया था। ये बताइए कि किस भाषा का ज्ञाता था वो, तो अरबी और फारसी भाषा का ज्ञाता था। ये बताइए कि तारिख उल हिंद जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो किताबुल हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चचनामा के बारे में किस भाषा में लिखी गई, अरबी भाषा में। अगर अरबी भाषा में लिखी गई तो जिक्र भी किसका है वहां पर, अरबों की सिंध विजय का जिक्र है। किसके शासनकाल में लिखा गया, तो नासिरुद्दीन कुवाचा के शासनकाल में लिखा गया। और किसने इसे ट्रांसलेट किया, मोहम्मद अली बिन अबूबकर कूफी ने। वेरी गुड। देखिए आपको याद हो गया होगा, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। तारिख उल मासिर, तारिख उल मासिर की बात करते हैं। इसकी रचना किसने की, तो तारिख उल मासिर की रचना सबसे पहले हसन निज़ामी द्वारा किया गया। ध्यान रखिए इस नाम को। मैं इसे गलत पढ़ रही थी, माफ कीजिएगा। ताज उल मासिर, ताज उल मासिर की रचना किसने की, हसन निज़ामी द्वारा की गई, हसन निज़ामी द्वारा। इस पुस्तक में 1192 ईस्वी से 1228 ईस्वी तक के भारत की घटनाओं का विवरण दिया गया है। मतलब एक टाइम पीरियड दे दिया गया कि इतना से इतना टाइम तक जो है वो घटनाएं की जानकारी हमें कहाँ मिल जाती है, तो ताजुल मासरी में मिल जाती है। इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का उल्लेख भी किया गया। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों का प्रामाणिक इतिहास इस पुस्तक में पर्याप्त रूप में मिलता है। यह अरबी एवं फारसी दोनों भाषाओं में है। जरा गौर से देखिएगा एक बात, यहाँ पर घटनाओं का उल्लेख किया तो पॉलिटिकल घटनाएं तो हो ही रही थी, साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक का भी उल्लेख कर रहा है यहाँ पे। देखिए अभी जो टाइम है ऐसा नहीं है कि ये कोई नया दौर चल रहा है, ये दौर शुरू से आता रहा है। अगर कोई राजा है तो उसने मंत्री को सिलेक्ट किया, दैट मीन्स वो पॉलिटिकल के बारे में सोचा। वो सेनापति रखता है, सैनिक रखता है, दैट मीन्स वो एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में सोचता है। उसके पास राजकोष है, दैट मीन्स वो फाइनेंस के बारे में भी सोचता है। इसी तरीके से यहाँ पर बात किया जाए तो जो घटनाएं हुई वही सिर्फ ये नहीं था कि कुछ भी घटना हो गया, घटनाएं के भी एस्पेक्ट से सोचने के। राजनीतिक घटनाएं हुई, जब राजनीतिक हुई तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक पर ध्यान तो देना ही था, और अगर समाज है तो समाज में धर्म जाति तो है ही, तो धार्मिक जीवन का तो उल्लेख निश्चित ही है। इस बात को जोड़कर हम मेंस में डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। नाउ दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों का प्रामाणिक इतिहास इस पुस्तक में पर्याप्त रूप से मिलता है। दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर स्टार्टिंग का कोई फेज जानना है तो हमें किसका स्टडी करना होगा, ताजुल मासिर का स्टडी करना होगा। आगे बात करते हैं, यह अरबी एवं फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। किस किस भाषा में, अरबी एवं फारसी भाषा में। तो फ्रेंड्स
आज हम यहीं तक करके छोड़ते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के चैप्टर्स की। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ, मैं न्यू हूँ इस फील्ड में, इसीलिए थोड़ी बहुत तो गलतियाँ हो सकती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बाकी मैंने इसमें मेहनत किया है, तो अगर कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।